से जो हम थ्रू आउट दिस मॉड्यूल कवर करने जा रहे हैं. क्लियर? यस सर. चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेरिवेटिव? Derivative is a product whose value is derived from the value of one or more variables. The variables are called underlying. The underlying can be stocks, commodity, foreign exchange rate, and bonds. यानी derivatives basically है क्या? जैसे इक्विटी स्पॉट प्राइस जो होता है, कैश जो होता है, ठीक है. और उसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है. क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है कि जो एक एक्सपायरी होगी जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है. अभी ये डेरिवेटिव जो भी प्रोडक्ट होगी तो इसमें क्या होगा? एक अंडरलाइंग एसेट होगा जिसके ऊपर से ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो डिराइव होता होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो जैसे आपको पता है निफ्टी के फ्यूचर्स है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स होते हैं. तो उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस डिराइव कहां से होता है? उसका मेन अंडरलाइंग होता है वो, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट. तो निफ्टी का अगर फ्यूचर्स है उसका अंडरलाइंग क्या होगा? निफ्टी इक्विटी. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस. अगर हम बात कर रही है रिलायंस फ्यूचर्स, ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, रिलायंस के ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं. तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट. तो इसका अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? रिलायंस इक्विटी. क्लियर? इज दैट क्लियर? यस. तो बेसिकली डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होगा कि जिसमें जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू डिराइव होगी एक अंडरलाइंग एसेट से. तो अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? इट्स इक्विटी. डेरिवेटिव इक्विटी में भी आएगा, आपके कमोडिटी में भी होगा, करेंसी में भी होगा. जैसे आपको पता है कमोडिटी में भी फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग होता है और करेंसी में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है. A financial contract for predetermined duration whose value is derived from the value of an underlying asset, as we discussed earlier. Underlying asset क्या हो सकता है? Securities, commodities. Commodities में अलग अलग आप देखिए यहाँ पे एग्रो, wheat, potato, सोयाबीन, गुड़, कपास, चना. मेटल है, मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड. एंड देन करेंसी एंड इंडेक्स. इंडेक्स में निफ्टी और सेंसेक्स. लेकिन अभी सेंसेक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होता है, अभी इंडेक्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. क्लियर? यस. चलिए अभी हम देखते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट. इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत कब हुई? कमेंसमेंट कब हुआ? द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया. SEBI set up a 24 members committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta on 18th November 1996 to develop appropriate regulatory framework for derivative trading in India. SEBI ने 24 members की एक कमेटी बनाई डॉक्टर L.C. गुप्ता के चेयरमैनशिप के अंडर में. कब? 18 नवंबर 1996. अभी इस कमेटी का काम क्या था? तो डेरिवेटिव्स के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, bylaws, rules and regulation वो डिटरमाइन करना, राइट, बनाना. उसके बाद SEBI accepted the recommendation of Dr. L.C. Gupta Committee of Derivative Trading in India on 11th May 1998. रिकमेंडेशंस जो थी, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क बनाया उसकी, SEBI ने उसको एक्सेप्ट किया 11th May 1998. उसके बाद अगेन SEBI set up another committee in June 1998 under the chairmanship of Professor J.R. Verma to recommend measures for risk containment in derivative market in India. फिर जून 1998 में SEBI ने एक और कमेटी बनाई जो थी प्रोफेसर J.R. वर्मा के चेयरमैनशिप में. अभी इस कमेटी का काम क्या था? डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो भी
रिस्क डिस्क्लोजर है, जो रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, उस रिस्क मेजर को फॉर्मेट करता, ठीक है, उसको डिटरमाइन करता। एंड आफ्टर दैट इन 1999 द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दैट इज SCRAM, was amended to include derivative within the domain of securities and regulatory framework developed for governing derivatives trading. This act, the SCRAM जो डेरिवेटिव एक्ट है, उसके अंदर में डेरिवेटिव जो एक टूल है, एक सेगमेंट है, उसको अंडर सिक्योरिटी अमेंड किया गया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन यानी हाफ नॉलेज जिसे हम बोलते हैं कि सिक्योरिटीज दैट मींस सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक्स उसमें इंक्लूड होते हैं, बट द फैक्ट इज नॉट ओनली स्टॉक्स बट along with stocks there are mutual funds, bonds, debentures and derivative segment, derivative instrument, ये सभी आपकी सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। चलिए आगे देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इन इंडिया। अभी एक्सचेंज पे डेरिवेटिव कब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ? द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000 with SEBI permitting BSE and NSE to introduce equity derivative segment। तो शुरुआत कब हुई एक्सचेंज ट्रेड पे? एक्सचेंज पे ट्रेड जून 2000 में। To begin with, SEBI approved trading in index future contract based on CNX Nifty and BSE Sensex, which commenced trading in June 2000। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर दैट मींस निफ्टी एंड सेंसेक्स, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2000। लेकिन अभी ध्यान में रखिए सेंसेक्स में अभी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होता है। लेटर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस कमेंट्स इन जून 2001 and trading in options on individual stocks commenced in July 2001। जून 2000 में इंडेक्स ऑप्शन स्टार्ट हुए, सॉरी जून 2000 में इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट हुए, देन आफ्टर एग्जैक्ट 1 ईयर यानी जून 2001 में इंडेक्स ऑप्शन स्टार्ट हुए एंड आफ्टर दैट जुलाई 2001 सेम ईयर इंडिविजुअल स्टॉक्स उसके ऑप्शन स्टार्ट हुए एंड नवंबर 2001 स्टॉक्स के फ्यूचर्स स्टार्ट हुआ ट्रेड करना होना एक्सचेंज। क्लियर? यस सर। चलिए इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट क्या है? नंबर 1, प्राइस इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव मार्केट रिफ्लेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर्स में आपको पता होगा ओपन पोजीशन, हैव यू हर्ड बिफोर? ओपन पोजीशन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं सर। नहीं, ओके। ओपन इंटरेस्ट हम आगे आपका जो मॉड्यूल होगा उसमें कवर करेंगे। बेसिकली इट इज योर ओपन पोजीशन। जैसे फ्यूचर्स में आप बाय या सेल करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने फ्यूचर में बाइंग पोजीशन बना रखी है, दैट मींस इट इज माय ओपन पोजीशन जब तक मैं उसको स्क्वायर अप नहीं कर रहा हूं, राइट? राइट। ओपन पोजीशन दैट मींस आपका कोई भी ट्रेड कंटिन्यू है। तो अभी मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीपल यानी ज्यादातर लोग जो भी पोजीशन खड़ी करेंगे, अगर बाइंग साइड की पोजीशन खड़ी करते हैं तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ज्यादातर लोग यहां से क्या देख रहे हैं? एक तेजी देख रहे हैं, बुलिशनेस देख रहे हैं। और यही अगर मोस्ट ऑफ द पीपल सेल साइड पोजीशन अपनी बना के बैठे हैं तो हम क्या मानेंगे कि आने वाले टाइम में ज्यादातर लोग इसको डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज परसेप्शन ऑफ ट्रेडर्स। जो आप पोजीशन बना रहे हैं तो पोजीशन हम हमारे परसेप्शन पे ही बनाएंगे, राइट? राइट। चलिए डेरिवेटिव हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ फ्यूचर एज वेल एज करंट प्राइस। तो जैसे अभी मैंने बताया सेम इसी से रिलेटेड है
कि इससे आपको जो प्राइस डिस्कवरी होती है, प्राइस डिस्कवरी करने में इजी रहता है। कि जैसे आप आगे देखेंगे कि एक होता है कॉन्टेंगो, जिसमें फ्यूचर प्राइस होती है स्पॉट प्राइस से ज्यादा होती है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। एक होगा बैकवर्डेशन, जिसमें स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से ज्यादा होती है, आपको वो क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स टू ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पोजीशन बना के रखी है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपने कोई सपोज एशियन पेंट का एक स्टॉक है जिसमें आपने होल्डिंग लेके रखा है, ठीक है। नाउ द फॉर टाइम बीइंग आपको ये लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक, बिकॉज मार्केट मूवमेंट को लेके या तो स्टॉक से स्पेसिफिक कोई न्यूज को लेके, नाउ यू आर फीलिंग दैट कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस आपने होल्डिंग लेके रखा है, उसी का सामने फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस, तो अल्टीमेटली आपकी ये आपका जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी आपने रिस्क क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। समझ पा रहे हैं, जो आपको लॉस दिख रहा था वो लॉस आप अपने यहाँ पे फ्यूचर सेल करके कवर कर दिया, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। डिटेल में हम आगे इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो डेरिवेटिव से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर्स है, उनको एक फैसिलिटी मिल गई कि उनका जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन डेरिवेटिव मार्केट्स हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन बाय ऑल प्लेयर्स। अभी डेरिवेटिव दैट मींस आपको पता है लिवरेज, लिवरेज जानते हैं, लिवरेज क्या होता है। नहीं सर। लिवरेज का मतलब ये है कि आपका जो भी कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर आपको एडिशनल एक्सपोजर मिलना ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 2000 का कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रेडिंग प्राइस है 2000 रुपीज, और 500 शेयर्स अगर आप, ये जो स्टॉक है इसको हम XYZ स्टॉक कंसीडर करते हैं, इसका नाम XYZ स्टॉक है। 2000 का जो ट्रेडिंग प्राइस है, 500 शेयर्स अगर आप इस स्टॉक के खरीदेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा। 500 शेयर्स अगर 2000 की प्राइस पे खरीदते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए आपको इसकी होल्डिंग यानी इक्विटी के लिए 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। जबकि लीवरेज किसे कहते हैं, जो हमें एफ एंड ओ में मिलता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। यानी मान लीजिए यही स्टॉक की अगर मैं बात करूं जिसकी टोटल वैल्यू हो रही है 10 लाख रुपए, अब ये 10 लाख रुपए आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो इसका एक डिटरमाइन एक मार्जिन होगा, जो मार्जिन आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन नियर बाय हो सकता है 25%, 30%, डिपेंड करता है स्क्रिप बाय स्क्रिप, अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग होता है। हम मान के चलते हैं 30%, तो 10 लाख का 30% कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख। तो ये 10 लाख की जो पोजीशन है, वही पोजीशन आप 3 लाख रुपए एज अ मार्जिन देके भी आप सेम ट्रेड कर सकते हो। बट बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक लिमिटेशन होगी, एक होल्डिंग का एक टाइम होगा कि आप 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने तक ही ये होल्ड कर सकते हैं। जबकि वहां पे 10 लाख इन्वेस्ट करके आप चाहे इतना होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज वो आपका इक्विटी होल्डिंग है। क्लियर? यस यस। चलिए अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्या दिया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बताए मैंने आपको, 500, ठीक है। अभी दोनों केस में आपने डेरिवेटिव किया है तो भी 500 शेयर्स, और इक्विटी खरीदा है तो भी 500 शेयर्स। अभी यहाँ से स्टॉक कितना भी बढ़े, मान लीजिए 100 रुपए बढ़े या 100 रुपए घटे, दोनों केस में आपको प्रॉफिट लॉस सेम होगा, राइट। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो प्लेयर्स है, यानी यहाँ पे जो ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं,
3 लाख रुपए में वही प्रॉफिट लॉस यानी वही ट्रेड अगर कर सकते हैं तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेंगे? राइट? राइट। तो इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया, यानी लोग यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने लगे। किसमें? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आया समझ में? यस सर। लेकिन इसके लिए हमको उतना इक्विटी रखना पड़ेगा 30% लेने के लिए? डेफिनेटली नॉट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों 30% चीज अलग है। मान लीजिए कि आज मुझे फ्यूचर करना है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया सिर्फ कि कोई स्टॉक है जिसका 2000 का प्राइस है और 500 का उसका लॉट साइज है, ठीक है, या 500 शेयर्स आप ले रहे हैं, तो 10 लाख रुपए उसकी इक्विटी की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो इट डजंट मीन कि आपके पास 10 लाख का इक्विटी होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ एक मार्जिन अमाउंट देके, दैट मींस यहाँ पे जो हमने काउंट किया 30%, इतना देके आपको ट्रेड कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक। चलिए, स्पेक्युलेटिव ट्रेड शिफ्ट टू अ मोर कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। स्पेक्युलेटिव ट्रेड दैट मींस जो हमने उस टाइम देखा था, यानी जो अदर देन लॉन्ग टर्म ट्रेड, जो आपके इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, आपके स्विंग ट्रेड हो गए, शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गए, ये सारे के सारे इट्स कैटेगराइज्ड एज अ स्पेक्युलेटिव ट्रेड। It act as a catalyst for a new entrepreneurial activity. That means आपको पता है कि कोई भी स्टॉक जब लिस्टेड होता है तो अभी हमें पता है कि जनरली हम क्या सोचते हैं कि डेरिवेटिव्स में अगर कोई स्टॉक है, दैट मींस वॉल्यूम अच्छा होगा, उसमें एक जेन्युइन सिक्योरिटी होगा, शेयर होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव स्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन प्राइस का जो होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, इसलिए आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यस सर। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हाट आर द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अभी हमने डेरिवेटिव क्या है उसके बारे में जाना, डेरिवेटिव का कमेंसमेंट इंडिया में कब हुआ वो हमने देखा। अभी थोड़ा डीप में चलते हैं कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है। तो यहाँ पे 3 तरह की प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप्स, राइट। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वैप्स क्या है। स्वैप्स का मतलब क्या है आप जानते हैं? जनरली हम नॉर्मल वे में अगर देखें तो स्वैप्स दैट मींस अदला बदली, am I right? यस सर। सी, अगर आपको ध्यान में होगा तो बिगिनिंग जब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब करेंसी तो था नहीं उस टाइम, तो लोग क्या करते थे, चीजों की लेन देन करते थे, लाइक कमोडिटीज। मान लीजिए कि मुझे राइस चाहिए और आपके पास गेहूं है, ठीक है, सॉरी, मेरे पास गेहूं है, मुझे राइस चाहिए, और आपको गेहूं चाहिए और आपके पास राइस है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे की जो कमोडिटीज है वो अदल बदल कर देंगे। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? चीजों की अदला बदली, इसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम, दैट इज स्वैप। तो अभी स्वैपिंग क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बैंकिंग जो होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका स्वैपिंग करता है। देखिए, एक फैक्ट क्या है इन अ ट्रेडिंग बिजनेस कि एक तरफ बायर्स होते हैं, एक तरफ सेलर्स होते हैं। ट्रू? यस और नो? यस सर। यस। अभी बायर्स और सेलर्स इन दोनों का व्यू कभी भी एक नहीं हो सकता, नेवर। क्यों? अगर दोनों का एक व्यू होगा तो या तो दोनों बायर होंगे या तो दोनों सेलर होंगे। तो ये एक फैक्ट है कि दोनों का व्यू ऑलवेज अलग अलग होगा, तो ही एक बायर की पोजीशन पे होगा और एक सेलर की पोजीशन पे होगा। Am I correct? करेक्ट सर। यस।
चले तो अभी स्वेप में भी जैसे मैंने बोला कि एक बैंक, जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी उसको लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लोटिंग होगा। दूसरा बैंक ये सोच रहा है कि नहीं, आने वाले 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे सी, अगेन यहाँ पे दोनों का व्यू देखिए अलग अलग है, चाहे बैंक है दोनों, लेकिन दोनों का व्यू अलग अलग है। तो ये दोनों बैंक स्वैपिंग का एक ट्रेड कर रही है 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर? चले, जनरली जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एज अ रिटेल ट्रेडर, यानी वी आर रिटेल ट्रेडर, हमारे काम के नहीं होते हैं, वो बैंकिंग या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनके लिए होता है। चले अभी देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A forward contract is an agreement to buy or sell an asset on a specified date for a specified price. One of the parties to the contract assume a long position and the other party assumes a short position. The forward contracts are normally traded outside the exchange. तो forward contract क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बायर्स और सेलर के बीच में, और जो एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, वो आउटसाइड दी एक्सचेंज होते हैं। उसके लिए एक फेमिलियर वर्ड है, आप नोट करिए, ओटीसी, जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसको बोलते हैं ओटीसी मार्केट, ओटीसी दैट इज ओवर द काउंटर ट्रेड। क्या मतलब सर इसका? ओवर द काउंटर दैट मींस आउटसाइड द एक्सचेंज जो ट्रेड होते हैं, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ओटीसी। नहीं, आउटसाइड से तो मतलब अपने इस टॉपिक में आया, तो इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ट्रेड होते हैं जो फॉरवर्ड ट्रेड जो होते हैं कि जो एक्सचेंज पे नहीं होते हैं, एक्सचेंज के बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। A future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price. But unlike forward contracts, the future contracts are standardized and exchange traded. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी सी, हमेशा पार्टी तो दो ही होगी, एक बायर और सेलर, तीन पार्टी तो हो नहीं सकती, राइट? या तो बायर या सेलर, और तीसरा तो कोई ट्रेड में होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं और एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जबकि फॉरवर्ड क्या थे, एक्सचेंज के बाहर थे, एक्सचेंज पे नहीं होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, और आगे इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर में दोनों डिफरेंस ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के बाहर होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में होते हैं। क्लियर? क्लियर सर। यस। चलिए नाउ पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? तो देयर आर स्पेक्युलेटर्स, हेजर्स, आर्बिट्रेटर्स। ये तीन तरह की कैटेगरी है जो एज अ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एक्ट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्युलेटर्स। सी यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम रेडी टू टेक रिस्क। स्पेक्युलेटर्स जो होते हैं वो क्या रिस्क उठाना पसंद करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रेड, जो छोटे टर्म के ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है, अभी वो लोग क्या करते हैं, एक छोटे टर्म में, क्योंकि आपको पता है कि छोटे टर्म में ट्रेड करना दैट मींस एक रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, अभी स्पेक्युलेटर्स एक ट्रेड करेंगे, सपोज मान लीजिए कि उनका ट्रेड करने का कुछ भी कारण हो सकता है, उनके ट्रेड या तो एनालाइज्ड होंगे, या तो कोई टिप बेस होंगे, या तो न्यूमर बेस होंगे। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं,
कि एक पर्टिकुलर पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपए पे इन्होंने एक स्टॉक पे बाइंग किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका टारगेट होगा 1020, एक माइनर स्टॉप लॉस, यानी मान लीजिए 1005 माइनर स्टॉप लॉस लेके ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का रिस्क उठाते हैं, ठीक है, माइनर स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का ये रिस्क उठाते हैं, क्योंकि इनके ट्रेड स्पेक्युलेटिव, जैसे मैंने बोला कि टीप या एक रिमर बेस हो सकता है। मैंने आई थिंक कैपिटल का जो आपका सेशन था उसमें एक डिफरेंस बताया था आपको कि स्पेक्युलेशंस और एनालाइजेशन में एक माइनर डिफरेंस होता है। स्पेक्युलेशन का मतलब क्या है कि किसी आधार के बिना आप एक व्यू बता रहे हैं, जबकि एनालाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी आधार के ऊपर आप अपना व्यू बना रहे हैं। Am I right? राइट सर। ठीक है, तो स्पेक्युलेटर ट्रेड और एनालाइज ट्रेड में डिफरेंस यही होता है कि हम जो ट्रेड करते हैं वो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ करते हैं, ठीक है, और स्पेक्युलेटिव ट्रेड होते हैं वो अर्ली ट्रेड होते हैं, तो विदाउट कंफर्मेशन जस्ट एक मोमेंट आता है वो ट्रेड करते हैं, इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं कि या तो ट्रेड अच्छा जाएगा या तो ट्रेड बिगड़ेगा। बट जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हेजर्स। हेजर्स क्या करते हैं? हेजिंग करते हैं। नाउ द वर्ड हेजिंग, हेजिंग क्या होता है आप जानते हैं? नहीं सर। यस, बताइए क्या होता है? मार्केट में दो पोजीशन क्रिएट कर देते हैं ताकि लॉस मिनिमाइज हो जाए। यस, हेजिंग का मतलब है टू मिनिमाइज द रिस्क और मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि सपोज आपने एशियन पेंट्स के शेयर्स खरीदे 500 2000 रुपए के प्राइस पे, डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले हमने। यस सर। चलिए अभी जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कभी ये तो नहीं सोचेंगे कि 2000 से प्राइस 1900 आ जाए, 1800 आ जाए, आप यही सोचेंगे ना यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, राइट? यस राइट। लेकिन जैसे ही आपने मान लीजिए कि ये स्टॉक खरीदा और आफ्टर सम टाइम, हो सकता है कुछ दिन बाद, अभी ये 2000 के बदले यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लाइक 1950, 50 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अभी मार्केट को देख के या स्टॉक की वजह से अभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिर सकता है लगभग 1600 रुपए तक, यानी आपकी बाइंग से ऑलमोस्ट 400 रुपए तक ये नीचे जा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर गया तो आपको एक अच्छा खासा लॉस होगा ना, ये 400 रुपए, यस 400 पर शेयर यू आर लूजिंग, तो एक अच्छा खासा लॉस आपको यहाँ पे हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? यू हैव 3 चॉइस। नंबर 1, या तो क्योंकि अभी आपको सिर्फ 50 रुपए का लॉस ही है तो 50 रुपए लॉस बुक कर लीजिए, राइट। नंबर 2, या तो 400 रुपए तक का लॉस होता भले ही होता, हम मार्केट में बैठे रहेंगे वही उम्मीद के साथ जो ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं, चलो अच्छा स्टॉक है आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही मान के इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर कोई स्टॉक नीचे आ गया चलो कोई बात नहीं, महीने 2 महीने 6 महीने साल में कवर कर जाएगा, करते हैं, राइट सर। यस यही पे लोग गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। एंड द थर्ड चॉइस कि आप इसको हेज कर लीजिए, यानी इसके अगेंस्ट में एक ऐसी पोजीशन बना लीजिए कि जिससे आपको ये जो 400 रुपए का लॉस लग रहा है वो लॉस मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? चलिए 1950 के आसपास प्राइस चल रही है, आपने क्या किया, एशियन पेंट का एक फ्यूचर आपने सेल कर दिया, ठीक है, यही प्राइस लेके चलता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है एट 1950।
यानी 1950 पे एशियन पेंट का आपने फ्यूचर सेल कर दिया। चलिए अभी आपने जो आपका जो डर था वो डर अभी रियल हो गया। एशियन पेंट का प्राइस आ गया 1600 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 1600। जो आपने सोचा था, तो इसका मतलब जो आपने इक्विटी होल्डिंग लिया था उसमें आपको पर शेयर 400 रुपए, कितना लॉस आ रहा है? 400 रुपए का। ठीक है, और यही 400 रुपए का लॉस के सामने आपने फ्यूचर जो सेल किया 1950 पे, तो 1950 से 1600, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 350। 350। तो 400 रुपए का वहां पे लॉस और 350 इसमें प्रॉफिट, अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए का। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? जो लॉस आपका 400 रुपए का होने वाला था वो लॉस अभी 50 रुपए में सीमित रह गया। तो इट्स बेनिफिट ऑफ हेजिंग कि आप कैसी 50 रुपए, ये 50 रुपए कवर नहीं हो रहे क्योंकि ये 50 रुपए का जो लॉस है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2000 रुपए में आपने ट्रेड किया, जब 50 रुपए ऑलरेडी गिर चुका है तब जाके आपको ये लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो 2000 से 1950 में कितना गैप आ गया था पहले ही? 50 रुपए। 50 रुपए का, और वही गैप यहाँ पे कंटिन्यू आपका चलता आ रहा है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है तो एक्सपायरी होगी उसकी, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फ्यूचर्स यानी उसका जो एक्सपायरी होता है वो कैश सेटल्ड होता है। कैश सेटल दैट मींस यहाँ पे कैश का मतलब क्या है? योर इक्विटी। तो उसका जो इक्विटी जो क्लोजिंग होगा वही उसका एक्सपायरी प्राइस कंसीडर किया जाएगा। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो आप ये मान लीजिए कि ऑन एक्सपायरी फ्यूचर्स एंड इक्विटी प्राइस इज सेम, दोनों सेम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? समझ गए सर। और अगर सर ये शेयर अगर रेट बढ़ गया होता उस टाइम में 2000 से 24 हो जाता, नहीं तो फिर आप जो ये आपने पोजीशन बनाई है ना फ्यूचर की सेल पोजीशन, वो सेल पोजीशन फिर हटा दीजिए ना, उसको कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं जिस टाइम चाहूँ उसको ब्रेक कर सकता हूँ? हाँ, कभी भी कर सकते हो आप। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 1 महीना लेके ही बैठना पड़ेगा। आप नेक्स्ट सेकंड आपको लगता है तो भी आप एग्जिट कर सकते हो। बट सर ये हेजिंग यूज करके तो भाई अपना रिस्क मिनिमाइज होगा ना, बाकी प्रॉफिट तो मोस्ट ऑफ केस में इसमें कैसे होगा? प्रॉफिट मतलब इतना तो मिलेगा नहीं ना। देखिए, हेजिंग का मतलब एक आप समझ लीजिए कि ये आप तभी करेंगे जब आपकी एक पोजीशन फंस चुकी है। हाँ, ठीक है, अब पोजीशन फंस चुकी है तो उसमें से मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं जो पोजीशन मेरी फंसी है ना उसमें मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, ये मेरे लिए बहुत है। ओके, समझ पा रहा है? कि यहाँ पे आपको पता है कि 50 रुपए का लॉस तो आपको आ ही रहा है, या तो 50 रुपए में लॉस बुक कर लीजिए, पोजीशन काट दीजिए। ठीक है, या तो जो आने वाला लॉस जो है, बड़ा लॉस जो आपको आ सकता है, तो लॉस कम करिए। प्रॉफिट का तो यहाँ पे कोई सिनारियो है। प्रॉफिट कब होगा? जब आपने 2000 पे ये ट्रेड किया, 2000 से ऊपर जब जाएगा तब वहां से आपको प्रॉफिट स्टार्ट होगा, लेकिन उसके साथ में आपकी फ्यूचर पोजीशन आपको स्क्वेयर अप कर देनी पड़ेगी। तो सर बहुत लोग जो ऐसे मतलब हेजिंग की पोजीशन लेके रखते हैं तो उनको मतलब कैपिटल रिस्क भी उनका कम हो जाता है, तो उनको प्रॉफिट मतलब कैसे रहता है फिर? नहीं, सी अभी क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई, ये सब, ठीक है। हाँ, अभी एक चीज ध्यान में रखिए कि इनके पास जो पैसा होता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ओके, हाँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूं कि ये जो लास्ट मई महीना था ना, मई 2020, ठीक है, हाँ, कोई भी इन्वेस्टर ने अगर आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, अच्छे स्टॉक में, तो आज उसका कैपिटल 2.5 से 3 गुना होता। हाँ, बराबर, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और इन सब के जो
रिटर्न है वो निकाल के देखो, क्या वो 100% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके पास जो पैसे होते हैं वो कभी भी एक पोजीशन, नेकेड पोजीशन उनकी कभी नहीं होती। उनका कंपल्सरी, अगर मान लीजिए वो कहीं पे भी 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से एक पार्ट होगा, मान लीजिए 500 में से मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ 150 या करोड़ के आसपास, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस उनको लग रहा है कि शायद ऐसे होने पे लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस का एक इंश्योरेंस लेने में, यानी एक ऐसी पोजीशन बनाने में वो 150 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ नहीं, 350 करोड़ ही हुआ है, तो आप भी इसी पे मिलेगा। आया समझ में? तो इन्होंने क्या किया, पोजीशन लेने से पहले हेजिंग यूज कर लिया कि अगर लॉस आने की अगर पॉसिबिलिटीज है तो यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस ना हो, एक मिनिमम लॉस हो। तो जैसे सर आपने बताया कि जैसे उनने 350 का जैसे उनका रिस्क रहता है, ठीक है, तो ये तो फिर प्रॉफिट तभी होगा ना जब स्टॉक 350 का ऊपर मूव देगा, या तो 350 रुपए के नीचे मूव देगा, तो ही उनका प्रॉफिट फिर तो उसके इसमें रहेगा ना? नहीं, प्रॉफिट इनको जब ये ऊपर जाएगा ना तो ही होगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो नीचे तो इन्होंने जो, क्योंकि 500 करोड़ के सामने पूरा 500 करोड़ का रिस्क कवर नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत ही रिस्क कवर कर रहे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा तो नहीं तो भी 50% आसपास तो लॉस आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने नियर बाय हाफ ऑफ द क्वांटिटी हम एज्यूम कर रहे हैं, वही आप हेज कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। ओके, बराबर, ठीक है। तो कहने का मतलब इनके पास लोगों का पैसा होता है, तो ये नहीं चाहते कि सारा का सारा पैसा वो स्टेक पे लगा दे, इसलिए वो जो भी पैसा उसमें से थोड़ा बहुत पहले से उसको एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस के तौर पे एक अलग पोजीशन ले लेंगे और उसके अगेंस्ट में एक मेन पोजीशन खड़ी करेंगे। बराबर, ठीक है। या चले, तो बेसिकली हेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन आपकी बच चुकी है जिसमें आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, वो लॉस मिनिमाइज करने के लिए जब दूसरी पोजीशन बनाते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि आपने हेजिंग पोजीशन बनाई है। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, तीसरा है आर्बिट्रेजर्स या आर्बिट्रेज, यानी आप कह सकते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि नथिंग इज 100% इन अ मार्केट, स्टॉक मार्केट। सुना है? 100% जैसा स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता है। अगर नहीं सुना है तो मेरे मुंह से सुन लीजिए, 100% जैसा कुछ नहीं होता है, बट आर्बिट्रेजिंग उसमें एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेज जो एक इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड ओनली कि जिसमें आपको प्रॉफिट फिक्स है, यानी प्रॉफिट ही होना है, लॉस नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? आर्बिट्रेज में आपको सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। चलिए, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको दो ट्रेड करने पड़ेंगे, एक फ्यूचर्स में और एक इक्विटी में, कंपल्सरी। ठीक है। अभी आपको पता है इन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस होता है, फ्यूचर्स और इक्विटी के प्राइस में दोनों प्राइस सेम नहीं होते हैं। यस सर। तो ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को यूटिलाइज करना इन अ प्रॉफिट, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। एग्जांपल के तौर पे देखिए, क्यों, क्या, कैसे, ये एग्जांपल के बाद हम देखेंगे, पहले ही कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। मान लीजिए इक्विटी कोई XYZ स्टॉक है, उसका चल रहा है 2000 रुपये, चलिए 2000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, फ्यूचर इसका ट्रेड कर रहा है 2025 पे, एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस कितना हुआ? 25 रुपीज। अभी आपको ट्रेड का क्या करना है, इसका जो फ्यूचर चल रहा है 2025 का उसको सेल करना है, और जो 2000 इक्विटी चल रहा है उसको बाय करना है। वापस बोल रहा हूं, फ्यूचर सेल करेंगे आप एट 2025 एंड इक्विटी बाय करेंगे एट 2000 रुपीज। क्लियर? क्लियर है। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला, इस दोनों प्राइस के बीच में 25 रुपए जो
डिफरेंस है वो 25 रुपए आपका यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट हो गया। कैसे? चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन ये जो ट्रेड एक्सपायर हो रहा है वो हो रहा है 2040 के ऊपर, कितना? 2040। तो जैसे मैंने बोला एक्सपायरी के दिन दोनों का प्राइस सेम हो जाता है, फ्यूचर्स और इक्विटी का, राइट? यस। अभी इक्विटी हमने 2000 पे बाय की है और 2040 एक्सपायरी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? टोटल 40 रुपीज। फ्यूचर आपने सेल किया है 2025 और यहाँ पे क्लोजिंग आया 2040, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट। कहां से? लॉस होगा ना, 2025 में सेल किया आपने 15। हाँ, तो कितना लॉस हुआ? 15 रुपीज, 15 रुपये। 15 रुपए। तो 40 प्रॉफिट, सामने 15 लॉस, नेट कितना हुआ? 25 प्रॉफिट। 25 प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट में है। वही आया जो मैंने बताया डिफरेंस। इवन कोई भी अमाउंट लीजिए, चले आप अपने हिसाब से कोई भी 2000 के 400-500 पॉइंट ऊपर या 400-500 पॉइंट के नीचे कोई भी एक प्राइस बताइए, एनी प्राइस एज पर योर 400-500 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं, 400-500 पॉइंट नीचे ले सकते हैं, बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, हमें एक्चुअल नहीं कर रहे हो। 2500। सॉरी 2500, हाँ, यानी 2500। 2500 में चलिए ठीक है। इक्विटी में कितना प्रॉफिट होगा? 500 रुपीज। 500। फ्यूचर में कितना लॉस होगा? फ्यूचर में 475। 475। ठीक है, क्या आया? 25 प्रॉफिट। यस। ठीक है, एनी कैलकुलेशन 25 रुपए फिक्स प्रॉफिट आपका रहेगा। लेकिन इन केस अगर सर ये नीचे जाता है तो लाइक 200 पॉइंट अगर ये नीचे गया तो लाइक 1800 पे आ गया। करो 1800 पे। चलो 1800 मान के चलते हैं। इक्विटी में प्रॉफिट होगा लॉस होगा? हाँ बरोबर, Loss प्रॉफिट होगा। मात्र 25 का प्रॉफिट आ जाएगा। चलो 200 का लॉस, फ्यूचर 2025, फ्यूचर में हाँ। प्रॉफिट होगा? यस। यस सर। कितना? 25। 25। 225, अल्टीमेटली 25 सेम अमाउंट। ठीक है, चाहे ऊपर चाहे नीचे कोई भी कैलकुलेशन करो, 25 रुपीज विल बी योर नेट प्रॉफिट। ये स्टॉक की तो सर एक्सपायरी तो मंथली बेसिस पे रहती है ना? यस, मंथली लास्ट फर्स्ट डे। तो ये अगर सपोज अगर फ्यूचर डाउन में चल रहा हो तो? ओके, दैट इज क्वेश्चन। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया कि फ्यूचर ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी इसको उल्टा कर देते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर जो चल रहा है वो 2000 चल रहा है और इक्विटी चल रहा है 2025 चल रहा है, ठीक है? ठीक है, यस। ठीक है सर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आप फ्यूचर बाय करेंगे, इक्विटी क्या करना है? सेल करना है। बट अगेन देयर इज प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताइए? इक्विटी तो सेल सेम डे स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली दैट इज प्रॉब्लम कि इक्विटी आप एक दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड और सेल नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है? हाँ, ये चीज पॉसिबल कब है? ओनली ऑन एक्सपायरी डे। मान लीजिए एक्सपायरी के दिन ही अगर आपको ये सिनारियो मिल रहा है कि इक्विटी ज्यादा है और फ्यूचर कम है, तो ये ट्रेड आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो वैसे ही आपका स्क्वायर अप होना है, ठीक है? चलिए फिर भी एनीवेज अगर हम फिर भी मान के चलते हैं कि फ्यूचर ज्यादा है इक्विटी कम है, सो इट साउंड्स गुड क्योंकि अच्छा प्रॉफिट ही मिल रहा है, ठीक है? जीरो रिस्क है। सारंगी जी अच्छा है या नहीं? अच्छा। लेकिन कंडीशन क्या है? जो दिखता है वो होता नहीं। जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी है नहीं। उसका कारण मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच में जो प्राइस गैप है, वो प्राइस गैप मिनिमम अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो 1% का होना चाहिए मिनिमम, राइट? राइट सर। चलिए हम मान के चलते हैं फिर भी एज पर कंडीशन आपको 1% प्रॉफिट मिल जाता है, ये मान के चलते हैं। तो चलिए
₹2000 पे यहाँ पे आपने इक्विटी क्या किया था, बाय किया था, और 2025 पे यहाँ पे आपने सेल किया था। अभी इसका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो गिनिए। 2000 का 500 का लॉट है, अगर 10 लाख का तो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, चलिए फ्यूचर में, फ्यूचर में मैंने आपको ये बोला था कि नियर बाय 30%, अगर कोई ग्रुप ए सिक्योरिटी है तो 30% आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो 10 लाख का 30% कितना होगा, 3 लाख। बट अगेन यहाँ पे क्योंकि आप सेम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो एक्सचेंज की तरफ से क्रॉस मार्जिन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो हम बाद में समझेंगे। चले 3 लाख से बेटर है 2 लाख रुपए यहाँ पे राउंड फिगर दे रहा हूँ, क्रॉस मार्जिन यहाँ पे मान के चलते। इन्वेस्टमेंट कितना होगा टोटल आपका 12 लाख। यस, अभी 12 लाख के सामने आपने 25 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट किया, 25 मल्टीप्लाई विथ 500 करिए कैलकुलेट। 500 मल्टीप्लाई विथ 25 कितना होगा, 12,500। ठीक है, यानी नियर बाय 1% प्रॉफिट यू आर हैविंग। 12 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 12,500 रुपया आप कमा रहे हैं। तो इन ट्रेडिंग बिजनेस अच्छा रिटर्न है। यस, 12 लाख के सामने एक महीने में, दिन में सर, ये एक दिन में सिंगल दिन, एक महीने में आएगा ना। हाँ, एक महीने में 12 लाख पे अगर आप 12,500 रुपए कमा रहे हो, अच्छा है या नहीं? सर लेकिन अकॉर्डिंग टू कैपिटल प्रॉफिट रेशियो कम लग रहा है। 1% हुआ। 1% हुआ तो कम ही है ना, कम। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा हम इस तरह से सोचे कि जो म्यूचुअल फंड्स है, जो FIIs है, राइट, उनके पास 500 करोड़ रुपए है। अभी वो 1% निकालते हैं महीने का, 500 करोड़ का 1% कितना हुआ, 5 करोड़। हाँ, ठीक है, तो अब अमाउंट बढ़ रही है, अब बड़ा लग रहा है। उनके लिए सबसे अच्छी चीज है कि अगर विदाउट रिस्क 1% जितना साउंड रिटर्न अगर वो दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, राइट। एंड फॉर दैट रीजन काफी बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो एम्प्लॉय हायर करता है सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के। उनका काम यही है, जहां पे आर्बिट्रेशन मिल रहा है जाके ट्रेड करना है। ठीक है, बस सर ये तो जिसका कैपिटल मार्जिन बड़ा है वो ही कर सकता है, छोटे कैपिटल मार्जिन में तो ये लोग ट्रेड ले ही नहीं सकते ना इसमें तो। और मेरे ख्याल से तो छोटे कैपिटल मार्जिन, दैट मींस अगर हम एज अ रिटेल ट्रेडर बात करें तो हमें 1% से कुछ मिलना नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विद दैट 1% अमाउंट। यस, ठीक है, तो हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है, सामने आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है। ये फ्यूचर के सर, फ्यूचर की डायरेक्ट प्राइस पे ट्रेडिंग होती है कि फ्यूचर के भी लॉट्स ऐसा कुछ होता है? फ्यूचर के लॉट होंगे। तो ये अगर सपोज हमने इक्विटी के 500 शेयर ले रहे हैं तो फिर सामने फ्यूचर के कितने लॉट लेने पड़ेंगे? सेम 500। तो अगर फ्यूचर का 500 का लॉट, मैंने 500 का एग्जांपल इसीलिए लिया कि यही मान के कि फ्यूचर का लॉट 500 का है, एक लॉट। ओके, ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ओके, तो अच्छा, तो फ्यूचर का जितने का लॉट होगा उस हिसाब से हम इक्विटी में भी लॉट लेके ट्रेड कर सकते हैं। यस, ओके, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ भी सकता है ना सर? कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो नहीं फिक्स है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जितना परसेंटेज आपने गैप रखा है, यानी गैप मिला है, वो आपका फिक्स प्रॉफिट है। अभी मान लीजिए इसमें 1% का गैप आ रहा है, अगर यही मान लीजिए 2000 यहाँ पे प्राइस चल रही है और ये जो फ्यूचर का प्राइस आपको मिल रहा है 2040 सपोज सेल करने के लिए, तो यहाँ पे 2% निकल आएगा आपका। हाँ, समझ पा रहे हैं? ये जो चीजें हैं, हम जो प्राइस ले रहे हैं 1% 2% बहुत बहुत ज्यादा रेयर केस में ही आपको मिलता है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, सिर्फ प्राइस डिफरेंस बता रहा हूं मैं, जस्ट होल्ड ऑन।
चलिए, सभी के मोबाइल में मनी कंट्रोल ऐप है। यस। चलिए, 3 ऐप में जो आपको रेफर कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर दीजिए। एक तो मनी कंट्रोल है, देन इट्स फाइन, नहीं है तो आप डाउनलोड कर दीजिए। दूसरी ऐप है स्टॉक एज। ओके। स्टॉक एज, यहाँ पे मैंने नोट किया है इसी। और थर्ड वन इज ग्रो। ओके। ठीक है, ये तीनों मार्केट वॉच करने के लिए, मार्केट रिलेटेड न्यूज के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और इनके बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस है आपके सामने। ओके। चलिए, जैसे हम एशियन पेंट्स की अगर बात करते हैं, एशियन पेंट का अभी इक्विटी का जो प्राइस चल रहा है वो है 2551.65। ये इसका इक्विटी प्राइस है। और यही अगर इसका नियर वन फ्यूचर हम देखेंगे तो चल रहा है 2567.75। कितना गैप है? क्या 1% का गैप है? नहीं है ना? नहीं है। इक्विटी में कितना सर? 1% कितनी है? इक्विटी है 2551 और फ्यूचर है 2567, यानी नियर बाय 16 रुपीज का गैप है। जो होना कितना चाहिए? मोर देन 25 और 1%। चलिए, ऑल राइट, ये क्लियर हुआ? यस। यस। स्पेक्युलेटर्स स्पेक्युलेशन करते हैं, हेजर्स हेजिंग करते हैं और आर्बिट्रेजर्स आर्बिट्रेज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। Derivatives are traded either on organized exchange or in OTC market. OTC market जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट करवाया, it is over the counter, यानी जो एक्सचेंज के बाहर होता है। In exchange traded markets, derivatives contracts are standardized with specific delivery or settlement terms. Exchange traded derivative trades are publicly reported and cleared in a clearing house. The clearing house will be obliged to honor the trade if the seller defaults. चलिए, तब तक अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जब रिक्वायरमेंट है आप उसको अनम्यूट करके रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज पे जो ट्रेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी डेट और डिलीवरी ये स्टैंडर्डाइज होती है। दैट मींस डिटरमाइंड होती है, जो करता है एक्सचेंज, यानी एक्सपायरी कब होगी और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं लॉट, वो कौन बताएगा आपको? एक्सचेंज डिसाइड करता है। जबकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि फ्यूचर्स में जो भी ट्रेड होगा उसकी डेट क्या होगी और क्वांटिटी क्या होगी, ये दो पार्टी दोनों आपस में डिसाइड करती है। Am I right? क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि एक्सचेंज पे जो ट्रेड होता है उसपे थर्ड पार्टी, दैट मींस जिसको हम बोलते हैं काउंटर पार्टी। नाउ द वर्ड काउंटर पार्टी, कभी सुना है आपने काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? नो। नहीं सर, नहीं। काउंटर पार्टी का मतलब क्या है कि अगर कोई बायर है तो उसका काउंटर पार्टी है सामने सेलर है उसका काउंटर पार्टी है जो सामने बायर है। ठीक है, अभी काउंटर पार्टी रिस्क, इसका मतलब क्या है कि बायर है सामने, सेलर अगर डिफॉल्ट करता है जो उसका काउंटर पार्टी है, तो इसका काउंटर पार्टी रिस्क हो गया बायर का, राइट? यस। और सेलर का काउंटर पार्टी रिस्क, तो सेलर का काउंटर पार्टी है सामने बायर, तो जो बायर डिफॉल्ट करेगा तो ये हो गया सेलर का काउंटर पार्टी रिस्क। अभी एक्सचेंज पे जो आप ट्रेड करते हैं उस पे काउंटर पार्टी रिस्क कौन उठाता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यानी किसी भी तरफ अगर बायर डिफॉल्ट करता है या सेलर डिफॉल्ट करता है, जवाबदारी किसकी होगी? एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी के बीच में होता है, थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो भी डिफॉल्ट करता है दूसरे को उसके डिफॉल्ट की वजह से लॉस बियर करना पड़ेगा, दैट इज सिंपल कंडीशन। ठीक है, यस सर। चलिए आगे देखिए। बाय कॉन्ट्रास्ट derivative trades in OTC markets are bilateral in nature. All contract terms such as delivery quality, quantity, location, date and prices are negotiable between the two parties. Transaction can be arranged by telephone or other communication means कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर थ्रू एनी ईमेल। Prices are not reported publicly. अभी इसमें क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ठीक है, चलिए नोट करिएगा अगर कुछ नया है आपके सामने तो। सबसे पहले वो क्या होंगे, ओटीसी, दैट मींस ओवर द काउंटर, एक्सचेंज के बाहर होंगे। सेकंड थिंग बायलैटरल होंगे। बायलैटरल का मतलब दो पार्टी के बीच में होंगे, ठीक है। अब जितनी भी फॉरवर्ड डील होती है उन सभी डील में क्वालिटी, देन क्वांटिटी, उसकी डेट एंड एवरीथिंग विल बी वेरी, यानी अलग अलग होगा। अभी एक एग्जांपल लेता हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो आपको इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे। हम हमारी रूटीन लाइफ में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिसमें हम फॉरवर्ड डील नहीं करते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो ऐसा नहीं है, बाहर जो आप डील करते हैं वो भी फॉरवर्ड डील होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मैं कोई कार परचेस करने का प्लानिंग कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे क्या होगा, कार की सबसे पहले हम लेंगे क्वांटिटी, दैट मींस एक या दो। जरूरी नहीं है ना कि एक ही गाड़ी लेनी है, तो दो भी ले सकते हैं, लेने वाले तीन भी ले, हो सकता है नहीं, हो सकता है। यस। देन उसकी डिलीवरी डेट, कि आपको कब डिलीवरी मिलेगी, और भी स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, लाइक कलर कौन सा होगा उसका, देन कितने डीजल होगी या पेट्रोल होगी, राइट। हो सकता है ना, और भी स्पेसिफिकेशन हम ऐड कर सकते हैं इसमें। यस सर। ओके, यस। तो मुझे कार खरीदनी है, सो इन दिस केस आई एम बायर, और जो कार जिससे मैं खरीदूंगा, जो कार डीलर हो सकता है, वो क्या होगा, सेलर। ठीक है। चलिए अभी मान लीजिए कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, एज पर दैट मुझे ये कार ये दे रहा है 5.5 लाख रुपए, ठीक है, अमाउंट लेते हैं 5.5 लाख रुपए में, और डिलीवरी डेट मान लीजिए आफ्टर अ वीक। तो ये हमारी दोनों के बीच में फॉरवर्ड डील हुई। अभी फॉरवर्ड डील होती है, जैसे मैंने बोला कि डील बाय डील अलग अलग होगी, और जो पब्लिक डोमेन पे नहीं होगी। पब्लिक डोमेन पे दैट मींस पब्लिकली इसकी प्राइस और इस डील का जो क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में एक कार की डील की, कि आप यहाँ पे मुंबई में बैठे हैं, आप भोपाल में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, कि आपको पता चला कि हमारी ये डील हुई? नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा फर्निश करते हैं। अभी मान लीजिए ये सेम डील यहाँ पे आप कार परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या हो गए, बायर। यस सर। सामने कार डीलर हो गया सेलर। चलिए हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि गाड़ी की प्राइस छोड़ के हर एक चीज सेम होगी, ठीक है। तो क्या जरूरी है मुझे 5.5 लाख रुपए में डील गाड़ी मिली है, आपको एग्जैक्ट 5.5 लाख रुपए में ही देगा वो? नहीं सर। डिपेंड करता है ना कितना बार्गेनिंग आप करते हैं, कहां से प्राइस कट कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ऑफर ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ये कार मिल रही है 5,40,000 रुपए में, दैट मींस 10,000 मुझसे कम। यस सर। फर्स्ट डील इट्स अ फॉरवर्ड डील। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों डील अलग अलग हुई, हम दोनों की डील है फॉरवर्ड डील, लेकिन सेम और अंडरलाइन के लिए भी डील अलग अलग हो रही है, प्राइस अलग हो रही है, हो सकता है उसकी डिलीवरी डेट अलग हो। आया समझ में?
यस या लेकिन अब यही चीज अगर मान लीजिए हम स्टॉक के बारे में देखते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, फ्यूचर्स की हम बात करते हैं, तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो स्टॉक अभी मान लीजिए फ्यूचर प्राइस उसका 2000 चल रहा है, ठीक है, उसका लॉट 500 का है, तो अभी मुझे ट्रेड करना है तो मुझे 2000 में ही मिलेगा और इसकी क्वांटिटी 500 का एक लॉट है, 500 ही मिलेगी। मैं अब बोलूं कि नहीं मुझे 500 नहीं 300 चाहिए या 200 चाहिए, नहीं होगा। क्या होगा, वो स्टैंडर्डाइज है, फिक्स है, 500 का लॉट है तो 500 का ही करना पड़ेगा, राइट? राइट सर। चलिए सेम टाइम पे आप भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है कि 2000 तो 2000, 500 का लॉट तो 500 का लॉट आपको करना ही है, राइट? तो यहाँ पे फ्यूचर डील होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है, एक डील से दूसरी डील अलग अलग नहीं होगी, फॉर सेम अंडरलाइंग एसेट, फॉर सेम डिलीवरी, फॉर सेम क्वांटिटी। क्लियर? क्लियर। चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि सिर्फ नॉलेज में रखने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कोई शायद ही दिन होगा जब हम फॉरवर्ड डील नहीं करते हैं। सिंपल सी ऐसी हर एक डील जो एक्सचेंज पे नहीं होती है बाहर होती है, चाहे आप दूध लेने जा रहे हैं तो दूध आप खरीदने वाले हो तो आप बायर हो गए, सामने दूध बेचने वाला कौन है? सेलर। सेलर। प्रोडक्ट क्या है? दूध, दैट इज एसेट। वो क्या होगी? आपकी एसेट हो गई। देन उसकी प्राइस होगी, दूध की क्वांटिटी क्या हो सकती है? लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगी? आपकी फॉरवर्ड डील हो गई, ठीक है? देन फ्यूचर डील जो होगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज पे होते हैं वो पब्लिक डोमेन पे पब्लिकली रिपोर्टेड होते हैं, पब्लिक डोमेन पे। जैसे टर्मिनल्स होते हैं तो आपको पता है कि 2000 की प्राइस पे जो ट्रेड हो रहा है, बिड प्राइस और जो आस्क प्राइस होती है, वहां पे जो ट्रेडिंग लास्ट ट्रेड प्राइस होती है, तो सब हमारे सामने होता है ना कि चलो 2000 की प्राइस पे कितना लॉट ट्रेड हुआ अभी, ठीक है? देन उसके बाद जो ट्रेड हो रहा है वो कितना लॉट हो रहा है, सब हमारे सामने दिखता है हमें। यस तो वो क्या होता है? पब्लिकली रिपोर्टेड होता है। क्लियर हुआ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स? तो ये फॉरवर्ड डील भी हमको उसी ऑनलाइन में ही होता है सर, सारे डिटेल्स? नहीं, देखिए फॉरवर्ड डील्स और फ्यूचर जो डील है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स है, सिर्फ उसमें डिफरेंस समझिए आप। इसको स्टॉक मार्केट से टोटली रिलेट नहीं करना है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आप फॉरवर्ड्स में आपको स्टॉक्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सचेंज पे ही ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम समझा रहे हैं कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर्स में हम जो ट्रेड करते हैं तो जब तक उसका कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंस हमें पता नहीं होगी तो ट्रेड हम कर नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए, सो इट वाज चैप्टर नंबर 1। क्लियर है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे सेम टाइम अगर डीलिंग हो रही है तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। जैसे आपने मिल्क का उदाहरण दिया तो वो तो सेम टाइम हम जाए भाव करके जो भी है रेट में फिक्स करके सेम टाइम में बाइंग कर लेते हैं। तो और एक होता है जैसे आपने कार का दिया कि 1 मंथ बाद में उसकी डिलीवरी होगी, वो मानते हैं फॉरवर्ड का। तो सेम टाइम में अगर परचेज किया सेल किया रेट तय करके तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। डेफिनेटली ऐसा कोई भी ट्रेड आपका एक्सचेंज के बाहर होगा वो फॉरवर्ड ही होगा। ओके, ठीक है, चाहे डिलीवरी आप इंस्टेंट लीजिए या डिलीवरी आप बाद में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। चलिए ये थोड़ा और क्लियर होगा आगे जैसे जैसे हम इसको कवर करते जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, चैप्टर नंबर 2। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या होता है? तो अगर हम इन अ जनरल वे बताएं तो इंडेक्स इट्स लाइक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जिसमें बड़े बड़े जो सेक्टर यानी आज किए गए हैं और एक बास्केट बनाया गया है, ठीक है, जो एक्ट करता है एज अ बैरोमीटर फॉर मार्केट बिहेवियर। नाउ बैरोमीटर का मतलब क्या है?
see there are lots of nearby more than 10,000 stocks are traded on exchange, ठीक है, but as a human being is that possible कि मैं one by one हर एक स्टॉक मॉनिटर कर सकता हूँ? नो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये जानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपको सारे के सारे स्टॉक और उसका ट्रेंड तो आप देख नहीं सकते। सेंसेक्स डेफिनेटली, सो सेंसेक्स या निफ्टी, इसको हम देख के पता कर सकते हैं कि आपका जो मार्केट है वो मार्केट प्लस है या माइनस है, बिकॉज दे एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। मार्केट मूवमेंट का क्या है? बैरोमीटर है, राइट? यस तो इंडेक्स में क्या है? यहाँ पे बैरोमीटर के तौर पे निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। दैट मींस आगे कभी हमने हेजिंग के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, ठीक है, तो उसी तरह से आपका कोई पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए कि एक शेयर है या एक से ज्यादा कोई भी स्टॉक का आपने होल्डिंग लेके रखा है और अभी आपको उसको हेज करना है विद इंडेक्स के साथ, तो वो आपके पोर्टफोलियो के हेजिंग के लिए भी एक बेंचमार्क बन सकता है, ठीक है, वो भी आपका आगे आएगा, वो भी हम कवर करेंगे। एज एन अंडरलाइंग इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए अंडरलाइंग एसेट एक्ट करता है, ठीक है, राइट सर। यस। जैसे आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, जैसे आप स्टॉक्स में इक्विटी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन से ज्यादा या कितने टाइम तक, उस तरह से इंडेक्स आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो या तो इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं या तो ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है इंडेक्स, ठीक है, यस क्लियर? यस सर। चले, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट, इंपोर्टेंस क्या है उसका? इंडेक्स मूवमेंट्स reflect the changing expectation of the stock market about future dividends of the corporate sector. The index goes up if the stock market perceives that the prospective dividends in the future will be better than previously thought. When the prospects of dividends in the future become pessimistic, the index drops. The ideal index gives us instant picture about how the stock market perceives the future of corporate sectors. That means अगर इंडेक्स में हम इसका समझाने के लिए मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, राइट? यस यस अभी जैसे आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिन में अगर नेगेटिव हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, उनके अर्निंग्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ ऐसी है जो बैंकिंग जो बिजनेस है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव ट्रेड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसी तरह से वाइस वर्सा, एक एग्जांपल समझते हैं कि बैंकिंग जो स्टॉक्स है उसमें कुछ अच्छा न्यूज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ अच्छी है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से रैली देगा, यस यस सर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इशू। दैट मींस जो इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में टोटल कितने स्टॉक्स है? 50 ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं निफ्टी 50। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक का वेटेज अलग अलग होता है निफ्टी के लिए, यस ठीक है। तो वेटेज क्या है, या तो ये निफ्टी का जो इंडेक्स है वो कैसे बनता है, ये 4 तरीके हैं इसके। सबसे पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, सेकंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, तीसरा है प्राइस वेटेड इंडेक्स और चौथा है इक्वल वेटेड इंडेक्स।
तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। अभी किसी भी स्टॉक का आपको पता है, हम अक्सर सुनते हैं या बोलते हैं कि ये स्टॉक है लार्ज कैप का है, ये मिड कैप का है, ये स्मॉल कैप का है, ठीक है, ये वर्ड यूज करता है। यस यस सर। तो अभी लार्ज कैप जो होता है या मिड कैप होता है, दैट इज मार्केट कैप हुआ। तो मार्केट कैप कैसे हम काउंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का? तो उसका एक नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस। यस, नंबर ऑफ शेयर्स, बट विच शेयर? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कौन से शेयर्स? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई विद करंट मार्केट प्राइस। आउटस्टैंडिंग शेयर और नॉर्मल शेयर में मतलब क्या डिफरेंस है? वही मैं बता रहा हूँ, पहले इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिए, आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड मल्टीप्लाई विद करंट मार्केट प्राइस। अभी एक होगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स और दूसरा होगा फ्री फ्लोट, दूसरे होंगे फ्री फ्लोट। अभी सी, आउटस्टैंडिंग शेयर्स दैट मींस कंपनी ने आज तक जितने भी शेयर्स इशू कर रखे हैं वो सारे के सारे शेयर्स हम मिला दें तो वो हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दैट मींस कंपनी के 100% शेयर्स है, तो इन सब में प्रमोटर्स के शेयर्स आ गए, शेयर होल्डर्स के शेयर्स आ गए, सारे मिला के 100% होंगे। यस राइट सर। तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स। लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से प्रमोटर्स के शेयर्स हटा दिए जाए तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हो जाएंगे फ्री फ्लोट। ओके, इसमें म्यूचुअल फंड डीआई सब आ जाएंगे। वो सब आ जाएंगे, सिर्फ प्रमोटर के शेयर्स हट जाएंगे। ये प्रमोटर के शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होता है। तो हम जो रेगुलर ट्रेड करते हैं मार्केट में वो ट्रेड कौन से स्टॉक्स कौन से होते हैं? फ्री फ्लोट। यस, तो प्रमोटर एक और नंबर ऑफ प्रमोटर भी हो सकते हैं, वो सारे शामिल होते हैं। सारे के सारे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग दैट मींस कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए सारे शेयर्स, एंड फ्री फ्लोट दैट मींस प्रमोटर्स के शेयर्स आउटस्टैंडिंग में से हटा दीजिए तो हो जाएगा फ्री फ्लोट। क्लियर हुआ? यस। तो मार्केट कैप हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई विद करंट मार्केट प्राइस निकालेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है, रिलायंस के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं किसी को पता है? 14 करोड़। नियर बाय 380 करोड़, 380 करोड़, ठीक है। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मैं बता रहा हूं 380 करोड़। अगर हम इसको रिलायंस का जो अभी करंट प्राइस है, चले प्राइस हम लेते हैं, एक राउंड ऑफ प्राइस लेते हैं 2000, ठीक है, और इसको 380 करोड़ के बदले हम कर देते हैं 400 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा? नियर बाय 8 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप हुआ रिलायंस का, राइट? यस राइट। चलो क्लियर हुआ ये? सर, ये आउटस्टैंडिंग शेयर को मतलब हर एक स्टॉक के आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब पता कैसे चलेगा कि इसके कितने शेयर है आउटस्टैंडिंग में से? गूगल कर सकते हैं ना। ओके, चलो कोई भी स्टॉक बताओ। यूपीएल। यूपीएल, यस 764 मिलियन, यानी लगभग 7 करोड़ 64 लाख, राइट? अभी इसका निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम विद इट्स प्राइस, राइट। अभी इसमें से देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया है फ्री फ्लोट कितने हैं, 764 में से 537 नियर बाय फ्री फ्लोट है, यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास मान के चल सकते हैं, ठीक है। यस चलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है कि कैसे ये वेटेज निकाला जाता है जो भी इंडेक्स होता है उसमें से। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी,
स्टॉक डी एंड स्टॉक ई। 5 स्टॉक्स यहाँ पे दिए गए। एक डेट ली है 1 जनवरी 2018, ठीक है। अभी रिस्पेक्टिव इन सब शेयर्स के प्राइस है 150, 300, 450, 100 एंड 250, राइट। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स जो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स है इसके, दैट मींस स्टॉक है उसके 20 लाख, स्टॉक बी है उसके 12 लाख, स्टॉक सी है उसके 16, स्टॉक डी है उसके 30 लाख एंड स्टॉक ई है जिसके 8 लाख। तो ये ऑन 1 जनवरी 2018 का प्राइस है और ये आज का प्राइस है रिस्पेक्टिव शेयर्स के। अभी इसका कैलकुलेशन क्या है, तो सी स्टॉक है जिसका प्राइस था पुराना 150, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 20 लाख, राइट। तो मार्केट कैप निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्राइस विद आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो कितना हो जाएगा 3000 लाख यानी 30 करोड़, लेकिन हम यहाँ पे 3000 लाख कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक भी है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 12 लाख, तो उसका हुआ 3600, स्टॉक सी है उसका 7200, स्टॉक डी है उसका 3000 एंड स्टॉक ई है उसका 2000। ये सब क्या है, मार्केट कैप है, राइट। अभी मार्केट कैप निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी स्टॉक ए बी सी डी ई सभी का मार्केट कैप टोटल कर देना है। तो टोटल कितना हो रहा है 18,800, समझ में आ रहा है। ए से लेके ई का सबका टोटल कर दिया। अभी इंडिविजुअली कैलकुलेशन करेंगे हम, जैसे स्टॉक है उसका टोटल मार्केट कैप कितना था 3000, तो 3000 डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप, 3000 डिवाइड बाय 18,800, तो आ जाएगा 0.16, ठीक है। करके देखिए आप लोग, किया, यस सर 0.16, ठीक है। दैट मींस 16%, 16% मान के चलिए। फिर 3600 डिवाइड बाय 18,800, तो आ जाएगा 19%, यानी 0.19, दैट इज 19%। करिए चलिए। यस Then Yes, sir. 7200 डिवाइड बाय 18,800 यानी 30%, ठीक है। तो उसी तरह से स्टॉक का जो वेटेज निकलता है दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो उसका वेटेज निकल जाएगा, ठीक है। यस तो उसी तरह से यहाँ पे इसका वेटेज निकला। तो ये तो हमने ओल्ड मार्केट प्राइस से काउंट किया। अभी जो न्यू मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे दिया गया है 650, 450, 600 यहाँ पे, तो चलिए अभी 650 आउटस्टैंडिंग शेयर्स चेंज नहीं होंगे, स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो 650 अब जो नया प्राइस है इसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर दैट मींस 20 लाख से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप कितना हो जाएगा 30,000 लाख हो जाएगा। यस पहले कितना था 3000, लेकिन वो 150 से था। अभी इसका प्राइस हो गया 650, तो ये हो गया 13,000। फिर स्टॉक बी है उसका 5400 हो गया, स्टॉक सी है उसका 9600 हो गया, स्टॉक डी है उसका 10,500 हो गया और स्टॉक ई है जिसका 4000 हो गया। वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, सभी का मार्केट कैप ऐड कर देंगे, टोटल मार्केट कैप कितना हो गया 42,500। नाउ वन बाय वन इसको कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला है 13,000 डिवाइड बाय 42,500। करिए चलिए 13,000 डिवाइड बाय 42,500, 31% आया। यस 31%, चलिए 5400 डिवाइड बाय 42,500, 13%, 13%। Then Yes. 9600 divided by 42,500, 23%, 10,500 divided by 42,500,
25%. and 4,000 divided by 42,500, 9%. 9%. हो गया 100%। यस Yes, sir. अभी देखिए जो पुराना प्राइस था उस प्राइस के साथ सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो किसका था? स्टॉक सी, राइट। C का। अभी Yes. नया जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज किसका हो गया? A. स्टॉक ए। तो डिफरेंस समझ में आया? वेटेज एज पर मार्केट कैप चेंज होता रहेगा। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, बिफोर 6 मंथ निफ्टी के टॉप 10 जो शेयर्स है उसमें इन्फोसिस का नाम शायद 7वें या 8वें नंबर पे था, अभी वो टॉप 4 में आ गया है इन्फोसिस, राइट। तो क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने में उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ गया। यहाँ पे तो ये जैसे डेली अप डाउन होता है मार्केट वेटेज, या एक फिक्स टाइम के पीरियड में होता है? नहीं, वो सी सबसे पहले ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट कैप, राइट। तो अभी मार्केट कैप जो होता है वो आपको पता है टिक बाय टिक, यानी हर एक ट्रेड जो सिंगल ट्रेड होंगे उसके ऊपर मार्केट कैप सबका प्लस माइनस होता रहेगा। एग्री होगा या नहीं? यस ठीक है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं डेली बेसिस पे, एंड ऑफ द डे। यानी फॉर एग्जांपल आज कोई कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और उसका प्राइस चल रहा है 2000, ठीक है। तो मान लीजिए एज पर दैट उसका मार्केट कैप है अभी 2 लाख करोड़, ठीक है। कल उठ के उसका प्राइस नेक्स्ट डे मान लीजिए वो क्लोजिंग देता है 1900, तो उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा? 1,90,000 करोड़, कम हो गया। यस तो डेली हम इसको कैलकुलेट करते हैं मार्केट कैप जो होता है, और ये जो प्रोसेस है नंबर ऑफ वेटेज चेंजेस, ये इसके लिए एनएससी की एक अलग से इंडेक्स मैनेजमेंट सर्विस सेल होता है, एक एजेंसी होती है, वो सब वेटेज मॉडिफाई और चेंज करती है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे निफ्टी के आप 5 शेयर, यहाँ पे 5 शेयर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, यस राइट। उसी तरह से आप यहाँ पे निफ्टी के 50 शेयर्स ले लीजिए, 50 शेयर्स के टोटल मार्केट कैप ऐड कर लीजिए, और इसी तरह से जो हमने 1 बाय 1 कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उससे निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनका वेटेज निकल के आएगा। आया समझ में? यस एवरीवन, सभी को समझ में आया? Yes, यहाँ पे 5 है, हमें 50 लेने हैं, 50 नहीं, निफ्टी 100 करना है, तो भी फॉर्मूला इसका सेम रहेगा। चलिए, तो ये सारा कैलकुलेशन था एक मार्केट वेटेज निकालने के लिए, जो था आउटस्टैंडिंग मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ यहाँ पे जो हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स ले रहे हैं उसके बदले हमें कौन से शेयर्स लेना है? free float. फ्री फ्लोट, ठीक है। अदरवाइज सेम कैलकुलेशन है तो हम अभी उस पे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो ध्यान में रखना है आपको वो रखना है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो प्रोमोटर है वो अपना शेयर को नहीं बेच सकते मार्केट में, ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं करे, अदरवाइज तो उनके पास तो इतने शेयर्स होते हैं तो स्टॉक क्रैश कर जाएगा ना। अगर रिटेल के तौर पे वो बेच दे तो उसके लिए सेबी गाइडलाइंस होती है जो हर एक प्रमोटर को फॉलो करनी पड़ती है। पर कभी कभी न्यूज में आता है आज प्रमोटर ने इतने बेचे, इतने खरीदे। वो सारे ज्यादातर ऑफलाइन ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि एक सीधी चीज समझिए कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ नंबर ऑफ शेयर्स जो इतने करोड़ों के होते हैं एज अ रिटेल हम ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए सामने कोई बड़ा प्लेयर अगर उसको निकलना है तो सामने कोई बड़ा प्लेयर होगा जो उसको खरीदेगा। आपने कभी कभार देखा होगा एफआईआई और डीआईआई इतना बेच रहे हैं, इतना खरीद रहे हैं,
तो आपने देखा हो FII अगर बड़ा फ्लो एग्जिट कर रही है तो सामने DII खरीद रहा है। वही तो होगा ना, क्योंकि उनका माल हमारी कैपेसिटी के बाहर है एज अ रिटेलर। समझिए डिफरेंस। यस यस ठीक है, तो वो सारे जो होते हैं ऑफलाइन ऑर्डर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं एक्सचेंज पे, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है कि जिससे रेगुलर जो ट्रेडिंग होता है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स। अभी प्राइस वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं निफ्टी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, चलिए निफ्टी छोड़िए, पहले ये देख लेते हैं डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है और निकाय 225 जो जापानीज मार्केट है, दोनों प्राइस वेटेड इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज डाउ जोन्स के जितने भी शेयर्स है, जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, उस इंडेक्स में जितने भी शेयर्स होंगे, सबसे हाई प्राइस पे जो स्टॉक ट्रेड करेगा उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा। सेकंड नंबर पे जो ट्रेड करेगा उसका वेटेज सेकंड नंबर पे होगा। आया समझ में? ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर ये रिलाई कर सकता है, कितना स्टॉक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर। मार्केट के नहीं कैलकुलेशन कंसिडर करते हैं? नहीं, इनका फॉर्मूला है हायर प्राइस। जैसे अभी अपना अगर हम देखें तो MRF और ये स्टॉक्स है, ठीक है, जो इतने इतने हजारों पे ट्रेड करते हैं, तो फिर रिलायंस और इसके सामने कुछ दिखेंगे ही नहीं अगर हम इस पेज पे जाए तो। यस यस ठीक है, तो निकाय 225 एंड डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है, वो दोनों प्राइस वेटेड इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। और लास्ट है इक्वल वेटेड इंडेक्स, यानी सब समान। अगर किसी इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है तो सभी को वेटेज कितना मिलेगा? इक्वल 2% ईच, राइट? यस ठीक है, चलिए तो ये चार जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इशू थे, चारों हमने यहाँ पे डिस्कस किए। मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स एंड इक्वल वेटेड इंडेक्स। क्लियर है? यस क्लियर सर। चलिए यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? ऑलराइट, चलिए तो स्लाइड नंबर 20 को प्लीज आप में से कोई इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्लाइड नंबर 24 हम जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कवर करेंगे। ठीक है, ओके चलिए टिल देन एवरीवन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।